सुप्रभात बच्चों। चलिए आज हम आपके लिए जो अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, उसके पहले प्रैक्टिस के लिए उनके सभी सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री विषय के। तो जो पहला सेट है सेट ए, यहीं से प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन पेपर के जो इंस्ट्रक्शन है वो भी पढ़ने चाहिए। फर्स्ट है 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक गुणे 7 निर्धारित है, कुल 28 अंक हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 5 से 19 तक या लास्ट तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आज हम डिस्कस करते हैं ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं आपके सिलेबस में जो भी दिए गए हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वार्षिक परीक्षा में भी मिल सकते हैं, इसलिए इनको एक बार आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आज के ऑब्जेक्टिव सेट फर्स्ट, पहला ऑब्जेक्टिव है 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते हैं। क्या दिया गया है? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? मोललता कहलाती है। यदि यहाँ 1000 ग्राम विलायक दे रहा है तो इस केस में मोललता इसका आंसर होगा। इसी में यदि 1 लीटर विलयन हो जाता तो आंसर मोलरता हो सकता था। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक फैराडे विद्युत का मान होता है, एक फैराडे 1F इज इक्वल्स टू कितना होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे 96500, ये इसका आंसर होता है। और इस तरह से यदि हम देखें तो इसका आंसर पहला नंबर आ जाएगा 96500। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आणविकता का सही मान नहीं है। आपने आणविकता की परिभाषा के बाद जब विशेषताएं पढ़ी हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि आणविकता हमेशा इंटीजर नंबर में होती है, पूर्णांक संख्या में होती है। तो यदि आणविकता पूर्णांक संख्या में होती है, इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये दशमलव में, फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर है वो ये होगा कि ये फ्रैक्शनल में, प्रभाज में, भाग में नहीं हो सकता है। तो इसमें नहीं पूछ रहा कि कौन सा नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी पहला नंबर होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको हमने जो यूनिट वाइज क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में था। निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था देखनी है इस कंपाउंड में, इस यौगिक में। तो ध्यान रखिएगा जो CO होता है, CO न्यूट्रल है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू 0 काउंट करते हैं हम। और जब 0 काउंट करते हैं तो NiCO का होल 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका x मान लें, CO की 0 इज इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। तो x की जो वैल्यू आएगी 0 निकल के आ रही है। तो कुल मिलाकर के इसका जो ऑक्सीकरण अवस्था का मान है निकिल के इस कंपाउंड में 0 होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो भी 0 कहला जाएगा, अर्थात पहला नंबर होगा इसका आंसर। ये पहला नंबर इसका आंसर होगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न यौगिक रजत दर्पण रजत चूर्ण के साथ गर्म करने पर एसिटिलीन देता है। ऐसा कौन सा यौगिक है जो एसिटिलीन देता है? किसके साथ? रजत चूर्ण के साथ में, सिल्वर के साथ में अभिक्रिया कराने पर जिसमें एसिटिलीन गैस आती हो
तो वो क्या होता है, आप लोग लिखे होंगे, तीसरे नंबर का ये ऑब्जेक्टिव है, ट्राई हेलो मेथेन या ट्राई आयोडोमेथेन, ट्राई क्लोरोमेथेन, ये तीनों हो सकते थे। यहाँ हेलो फॉर्म के रूप में होना चाहिए, CH3 CHCl3 CHBr3 कुछ भी हो सकते थे, तो इसलिए यहाँ आंसर जो है तीसरा नंबर निकल के आ रहा है। अगला प्रश्न है, मीरविन का तेल है, तो आपने पढ़ा है मीरविन का तेल नाइट्रोबेंजीन होता है, और इसका जो सूत्र होगा, तो ये बेंजीन, इस बेंजीन में एक जगह नाइट्रो ग्रुप हम जोड़ देते हैं, तो इसको कह देते हैं मीरविन का तेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन B1 है। अब यहाँ जो आपको प्रश्न मिल रहे हैं, ये विटामिन B1 तो ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, लेकिन आंसर के पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि विटामिन की जो टेबल है उसमें रासायनिक नाम जरूर याद कर लें कि विटामिन B1 को क्या कहते हैं। तो ये विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, लेकिन आपने थायमिन तो जैसे याद कर लिया, दूसरे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, फिर से ये चेंज हो जाएगा। तो राइबोफ्लोविन जो होता है, ये होता है विटामिन B2। फिर इसमें कोबालामाइन जो दिया हुआ है, कोबालामिन या कोबालामाइन कहना चाहिए, तो इस तरह से सभी को आपको याद करना पड़ेगा, वरना ये गड़बड़ हो सकता है। ये B12 होता है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये जो दिए हुए हैं ये B12 है, विटामिन B1 है, और ये क्या दिया हुआ है, पीरी, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये आपको रासायनिक नाम याद करके रखने हैं। एक तरफ से ध्यान रख लेंगे, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं, विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B4 को निकोटिनिक एसिड कहते हैं, B10 फॉलिक एसिड, B12 साइनोकोबालामाइन या कोबालामाइन शार्ट में कह सकते हैं, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, और विटामिन E टीकोफेराल। तो ये आपको एक लिस्ट मिलेगी आपकी बुक में, उसको आपको ठीक से लर्न कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हैं। 10 नंबर में पिरिमिडिन दिया हुआ, तो ये इस यूनिट से नाइट्रोजनस बेस का क्वेश्चन है, जो कि यहाँ बिलोंग नहीं करता, विटामिन नहीं है ये किसी भी प्रकार का। अगला प्रश्न हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। क्या लिखेंगे, समानुपाती, ध्यान रखिएगा, अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होती है। दूसरा, मेथिल अमीन अमोनिया से। अब देखिए ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ कह रहा है कि मेथिल अमीन की जब हम तुलना करते हैं CH3NH2, इसकी तुलना करते हैं अमोनिया की तुलना में, NH3 की तुलना में, कि कौन सा ज़्यादा क्षारीय होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मेथाइल ग्रुप जो होता है इसकी क्षारीयता को बढ़ाता है, अर्थात यहाँ जितने भी इस तरह के ग्रुप जुड़ते जाएंगे इसका बेसिक नेचर, क्षारीय नेचर बढ़ता जाएगा। तो इसका उत्तर होगा अधिक क्षारीय होता है। क्या होगा उत्तर, अधिक क्षारीय होता है। इसके उत्तर में हम लिखेंगे मेथिलअमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रोटीन बिंदी बिंदी का बहुलक है। तो प्रोटीन किससे मिलके बना होता है, अमीनो अम्लों से, अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगला प्रश्न है, सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है।
तो सैंडमेयर में आपने पढ़ा है कि प्राथमिक अमीन होता है, सैंडमेयर अभिक्रिया का उत्पाद है, इसमें प्राथमिक अमीन होगा RNH2। इसकी क्रिया कराते हैं हम NaNO2 के साथ, तो बनता क्या है प्राथमिक अमीन में? सबसे पहले बनता है डाइजोनियम साल्ट N2X। फिर डाइजोनियम साल्ट की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हेलोएरीन बनता है, ये ध्यान रखिएगा, हेलोएरीन बनता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ये हेलोएरीन होता है। बाकी सारी चीज़ों को हम डिलीट कर लेते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट आपको दिखेगा वो हेलोएरीन दिखेगा। हेलोएरीन मतलब क्लोरोबेंजीन हो सकता है, ब्रोमोबेंजीन हो सकता है, इस तरह का कंपाउंड बनेगा। तो सैंडमेयर अभिक्रिया का जो उत्पाद होगा वो हो जाएगा हेलोएरीन या क्लोरोबेंजीन लिख सकते हैं, कॉमनली हम हेलोएरीन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर बनता है। प्राथमिक अल्कोहल की वाष्प एल्यूमिना के साथ प्रवाहित करने पर क्या बनता है? तो इसको आपने पढ़ा होगा कि अल्कोहल एल्यूमिना के साथ ईथर बनाता है। क्या बनाता है? ईथर बनाता है। तो ध्यान रखिएगा 5वें नंबर का जो आंसर होगा वो ईथर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी का। कार्बिल अमाइन परीक्षण देता है, तो कौन सा यौगिक कार्बिल अमाइन परीक्षण देता है? केवल प्राथमिक अमीन 1 डिग्री अमीन जो होते हैं वो कार्बिल अमाइन परीक्षण देते हैं, ध्यान रखेंगे अपन, क्योंकि ध्यान रखिएगा 2 डिग्री 3 डिग्री में कार्बिल अमाइन परीक्षण देखने को नहीं मिलता। अगला प्रश्न है, विकृतीकृत प्रोटीन की संरचना को प्रभावित नहीं करता। विकृतीकृत प्रोटीन की बिंदी बिंदी संरचना को प्रभावित नहीं करता, तो ये प्रश्न भी हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में छांट के आप लोगों को दिया है, और इसका आंसर होगा कि प्राथमिक संरचना को। प्रोटीन की 4 संरचनाएं होती हैं, उनमें से दूसरी, तीसरी और चौथी संरचनाएं चेंज हो जाती हैं, जबकि प्राथमिक संरचना उसकी अपरिवर्तित रहती है। इसलिए हम कहेंगे कि इसकी प्राथमिक संरचना जो होती है वो उसको प्रभावित नहीं करता विकृतीकृत। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में भी अच्छे ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, इनको भी आप लोग दिमाग में सेट करके रखेंगे ताकि बोर्ड एग्जाम में यदि इनमें से कोई मिलता है तो उसको आप ठीक से सॉल्व कर सकें। तो देखिए इनमें सबसे पहले जो सबसे सरल हो उसको सॉल्व करना चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता है क्वेश्चंस। जैसे आपको बहुत इजीली कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो मैग्नीशियम उसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में। दूसरा, आपने बहुत ठीक तरीके से रटा होगा कि सिक्का धातु कॉपर, सिल्वर और गोल्ड होते हैं। सिक्का धातु के रूप में हम कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को लर्न करके रखते हैं, और ये है ही इसकी एग्जाम्पल। तो देखिए ये 2 तो हो गए आपके आंसर सॉल्व। अब तीसरा देखते हैं, ये कुछ और दिख जाएं इसके ऑब्जेक्टिव जितने भी दिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें से है, कार्बोनिल क्लोराइड तो फास्जीन गैस का रासायनिक नाम होता है, कार्बोनिल क्लोराइड। तो ये 3 सॉल्व हो गए। उदासीन लीगेंड, तो लीगेंड एक ही दिया हुआ है CO, ये भी सही हो गया। सरसों के तेल के समान जो गंध होती है तो वो है मिथाइल आइसोथायोसाइनेट की। अब क्या बच रहा है हमारे पास? नारंगी धूम्र, तो नारंगी धूम्र होती है ये, और लास्ट में ये जो दिया है जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक होता है।
तो ये इस तरह से आप इनको सबको दिमाग में सेट करके रखेंगे कि कौन किसका उदाहरण हो सकता है, कौन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो आप इसको ठीक तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट होते हैं। अब बचते हैं क्वेश्चंस 1 नंबर के, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देने के लिए। तो चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि बिलियन के 10 की घाते 6 भाग में विलेय की ग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में पीपीएम इसका आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, पीपीएम की परिभाषा में भी हमने यही पढ़ा था। ये पीपीएम की सीधे सीधे परिभाषा दी हुई है। दूसरा प्रश्न है, वह विक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। तो यदि ऑक्सीकरण हो रहा हो और अपचयन हो रहा हो तो रिडक्शन का रेड लिखते हैं और ऑक्सीकरण का ऑक्स लिखते हैं, तो कुल मिला के ये हो जाता है रेडॉक्स। तो इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपापचय अभिक्रिया। तो ये उपापचय बहुत अच्छा शब्द नहीं है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। केमिस्ट्री की भाषा में हम इसको रेडॉक्स ही कहते हैं। तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं। डीएनए में उपस्थित पेंटोज शर्करा का नाम क्या है। तो शर्करा 2 प्रकार की होती हैं जो आरएनए और डीएनए में काम करती हैं। एक है ऑक्सीराइबोज शर्करा, ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जो कि डीएनए में पाई जाती है। दूसरी केवल राइबोज शर्करा होती है जो आरएनए में पाई जाती है। तो डीएनए में ऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा? ऑक्सीराइबोज डीएनए में, और राइबोज शर्करा पाई जाती है आरएनए में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या कहलाता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट विलयन, अमोनिकल मतलब जिसमें अमोनिया घुली हुई हो, NH4OH और साथ में AgNO3। तो इसका जो विलयन होता है इन दोनों को सामूहिक रूप से हम कहते हैं टॉलेन अभिकर्मक। टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है, ये ध्यान रखेंगे इसको। तो इस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो विलयन होता है ये सामूहिक रूप से टॉलेन अभिकर्मक कहलाता है। तो इसका प्रश्न टॉलेन अभिकर्मक होगा इसका उत्तर इस प्रश्न का। चलिए अगला देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो ये आपको फिर मिल गया इसमें कैल्सीफेरॉल। अभी इसके पहले हमने बताया था कि विटामिन्स की टेबल आपको याद करके रखनी है। विटामिन डी होता है कैल्सीफेरॉल, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि विटामिन्स की टेबल में उनके रासायनिक नाम, उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके स्रोत याद करके रखेंगे ताकि आप इनको लिंक कर सकें। अगला प्रश्न है, अल्कोहल तथा फिनॉल में कार्बन की संकरण अवस्था क्या होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये किसी भी यौगिक में पूछा जा सकता है। संकरण आपको ठीक से पता होना चाहिए। कार्बन में sp, sp2 और sp3 3 प्रकार के संकरण ही देखने को मिलते हैं। तो अल्कोहल में RCH2OH, इसमें ध्यान रखिएगा ये जो संरचना सूत्र इसका बन रहा है इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें यदि हम कि एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। तो इस कार्बन में 4 सिंगल बॉन्ड हैं और यदि 4 सिंगल बॉन्ड हैं तो sp3 संकरण पाया जाएगा। तो ये तो बात हुई अल्कोहल की। अब हम देखते हैं फिनॉल में कितने
sp3 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 कौन सा हो सकता है? तो फिनॉल का जो संरचना सूत्र है वो इस प्रकार का होता है, ये बेंजीन, इस बेंजीन में OH जोड़ देते हैं। तो यदि हम इसमें देखते हैं कि ये बॉन्ड कितने होते हैं, तो जिस कार्बन में ये जो वाला जो कार्बन है जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक ये और एक ये 3 सिंगल बॉन्ड है, मतलब सिग्मा बॉन्ड है 3, और एक ये पाई बंध है। तो जहाँ भी एक पाई बंध होता है वहाँ एक ऑर्बिटल कम हो जाता है संकरण में भाग लेने वाला। तो sp3 से एक कम हो जाएगा जिसको हम sp2 कहेंगे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, या सीधा सीधा ये कहें कि जिसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है तो sp3, एक पाई बॉन्ड यहाँ आ गया तो sp2, और किसी में 2 पाई बॉन्ड आ जाते हैं तो sp संकरण हो जाता है। तो कुल मिला के जब भी एक पाई बॉन्ड हो तो वहाँ sp2 संकरण होता है, इसलिए इस फिनॉल में sp2 संकरण पाया जाएगा। कौन सा संकरण? sp2 संकरण इस फिनॉल में देखने को मिलेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा sp3 और sp2। अल्टरनेट में जो इनके आंसर हैं वो ये होंगे। अगला प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? तो इसमें बहुत सिंपल सा आंसर है, जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो। ऐसे सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक जिनमें COOH ग्रुप प्रेजेंट हो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। सामान्य सी भाषा में हम यही कहेंगे। तो इस प्रकार से एक सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बाकी इसी सेट के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम बाद में सॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें ताकि सभी का उद्धार हो सके, सभी लोग इन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।